वैसे हमने ये पहले किया हुआ है, इनकम टैक्स में भी एक बार देख लेते हैं। पहले हमने लीगल एस्पेक्ट में देखा था, ठीक है, कि कोई भी जो एक्ट है वो बनता कैसे है, तो वो देखा था। 3 पीस पे काम करता है, प्रिपरेशन था, प्रेजेंटेशन था और पासिंग था। प्रिपरेशन में ड्राफ्ट पेपर बनते हैं, देन उसको डिस्कस होता है एक्सपर्ट्स के साथ, कन्वर्ट करते हैं ड्राफ्ट पेपर को बिल में, उसका गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल, ये अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये जाता था पार्लियामेंट में, बोले तो लोकसभा में, लोअर हाउस जिसे कहते हैं, और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या क्या है, इंट्रोडक्शन होती है, डिबेट होती है एंड वोटिंग होता है। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो इसे पास कर दिया जाता है, अगर नहीं सही तो यहाँ पे इसको सही किया जाता है, कुछ कुछ नए नए अमेंडमेंट्स करे जाते हैं, कुछ चेंजेस करे जाते हैं, देन इसे पास कर दिया जाता है। पास कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे साइन करता है। जिस दिन साइन कर देगा उस दिन माना जाएगा कि यह क्या बन चुका है, एक्ट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। होता कब है, जब एक ऑफिशियल गजट, जब उस एक्ट को, उस सिग्नेचर्ड एक्ट को ऑफिशियल गजट में डाल दिया जाएगा, उस दिन मान लिया जाएगा कि वो जो एक्ट है वो क्या बन चुका है, लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, मतलब पूरी कंट्री पे वो एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियसली कि यहां से जब एक्ट पास हो, ये बिल जो है वो पास होता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कितने टाइम, कितनी बार जो है वो इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे आएगा सिर्फ 1 टाइम, एक ही बार प्रेसिडेंट के पास पावर इतनी होती है कि वो एक ही बार उस बिल को, उस एक्ट को रिजेक्ट कर सके, उस बिल को रिजेक्ट कर सके। उसके बाद रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसके बाद वो अपने आप पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसे ऑफिशियल गजट में डाल देंगे और वो पास करवा हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही बार कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। हालांकि उसके पीछे फिर काफी सारे सिचुएशंस भी है, बट जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है, बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्या होता है, सिंपली रीड आउट किया जाता है, एक्ट को सिंपली रीड आउट किया जाता है, उस जो भी उसमें होता है, ठीक है। ईच क्लोज डिस्कस, जो भी क्लोजेज हैं वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं इन डिटेल में। थर्ड क्या है, वोटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। एक होता है अपना ऑर्डिनरी बिल, जो जर्नल बिल होता है ना, उसमें तो उसमें 50% आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए, 50% से ज्यादा वोट्स आपके फेवर में होने चाहिए। और जो मनी बिल है, कोई मनी रिलेटेड बिल है, मनी बिल है, उसमें ना 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, बोले तो 66.67% से ज्यादा की वोटिंग, जो वोटिंग है वो आपके फेवर में होने चाहिए, तो वो जो है उस मनी बिल को पास कर दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके अलावा हमने देखा था कुछ सेक्शन भी, सेक्शन 1 में टाइटल होता है, स्कोप होता है और एप्लीकेबिलिटी होती है कि एप्लीकेबल कहां कहां पे है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है, और मैंने आपको एक सेक्शन और बताया था, स्पेशल सेक्शन था, सेक्शन 10, याद है? सेक्शन 10 में हम लोग कोई भी सेक्शंस नहीं कहते हैं या सब सेक्शंस नहीं कहते हैं, हम डायरेक्ट इसे कहते हैं क्लोज। क्लोज 10, क्लोज 10 में हम सारे लिखी होती है एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस हमारी लिखी होती हैं, भाई इस एक्ट की एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, वो सारे के सारे कहां लिखे होंगे, सेक्शन नंबर 10 में लिखे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब बात करते हैं कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि रिसिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो रिसिट्स ना 2 तरीके की रिसिट्स होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिट, वैसे हमने ये अकाउंट्स में भी करे थे, एक है रेवेन्यू रिसिट, एक होती है कैपिटल रिसिट। जब आप अपनी कैपिटल असेट को सेल कर देते हैं या फिर लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज लाइबिलिटीज कैसे इंक्रीज होंगी, आपने किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लिया, किसी बैंक से पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, IMF से पैसा ले लिया, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पैसा ले लेते हैं, कोई मनी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो आप पे एक लाइबिलिटी है कि आपको इसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके असेट को आप सेल कर देते हैं, लाइबिलिटीज आपकी किसी वजह से इंक्रीज हो जाती हैं, तो उस तरह की रिसिट्स को कहते हैं कैपिटल रिसिट्स। लेकिन अगर आपको कहीं से इनकम जनरेट होती है, कहीं से इनकम जनरेट होती है, जैसे कि आप सेल नहीं करते, आप अपनी असेट्स को सेल नहीं करते, आपकी असेट्स इंक्रीज हो जाती हैं, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं, मतलब आपने जो लोन लिया था उस लोन को आपने पे आउट कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो चुकी हैं। तो टैक्स का जो मेन, जो यहाँ पे हम इस तरह की रिसिट्स को कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। असेट्स आपकी उतनी की उतनी है या असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई है, लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो गई है, उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसिट। फिर अब बात करते हैं गवर्नमेंट की ना,
तो टैक्स जो है वो मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है इनकम का, गवर्नमेंट का। तो टैक्स कैसा है, एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है जहां पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं। ठीक है, ठीक है। टैक्स एज ए रेवेन्यू रिसीट, टैक्स को क्या माना जाता है, एक रेवेन्यू रिसीट माना जाता है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है तो गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ रही है, तो वो एक तरीके का रेवेन्यू है। और रेवेन्यू कहाँ से है, कोई फीस है, कोई चालान है, कोई फाइन है, कोई पेनल्टी है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। क्लियर है। दो तरह की रिसीट्स हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट, एक है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट जब आपकी असेट्स कम होने शुरू हो जाए, लायबिलिटीज बढ़ने शुरू हो जाए। कैपिटल रिसीट आपकी असेट्स बढ़ने लग जाए, लायबिलिटीज कम होने लग जाए, उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स क्या है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लेने की, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इनकम टैक्स पे। हमने इनकम टैक्स पे कहा है, नोट अदर टैक्स पे। अदर टैक्सेस पे स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स ले सकती है, आप पे लेवी कर सकती है। लेकिन बात करें अगर इनकम टैक्स पे, तो इनकम टैक्स पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आप पे टैक्स का जो पैसा है वो लेवी करने का। ठीक है। तो टैक्स कैसा है, कंपल्सरी फी चार्ज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। किसी प्रोडक्ट पे, किसी इनकम पे, किसी एक्टिविटी पे अपने आप से क्या करती है, टैक्स लेती है। अब यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे लगता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आज के टाइम पे जीएसटी है। ठीक है। इनकम पे लगेगा आपको डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इसमें कोई भी बर्डन शिफ्ट नहीं होता। बर्डन का मतलब क्या भी बताऊंगा। वैसे जीएसटी हमने पढ़ा था, याद है? हाँ, आगे जाता था, फिर उसने आगे किया, फिर उसने आगे किया, फिर उसने आगे किया, तो अल्टीमेट जो कस्टमर है वो जीएसटी पे करता है, ना कि ये पर्सन पे करता है। इनमें से कोई पर्सन जीएसटी पे नहीं करेगा। अल्टीमेट जीएसटी की जो कार्रवाई होगी, जीएसटी जो पेमेंट होगी, वो कौन करेगा, लास्ट कस्टमर या लास्ट कंज्यूमर पे करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो जीएसटी में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट होता जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में कोई भी बर्डन शिफ्ट नहीं होता। तो डायरेक्ट टैक्स कैसे है, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के ऊपर लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हैं। वैसे तो वैट हुआ करता था, लेकिन अभी जीएसटी है। वैट आज भी है, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ना नहीं, मेनली यहाँ पे हमने देखना है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी लीगल एस्पेक्ट में देख लिया है। ठीक है। अब क्या है, इंडिया ना एक फेडरल यूनियन सोसाइटी है। फेडरल का मतलब होता है जहां पे आपकी स्टेट भी काम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करे। ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग अलग पावर्स हैं। आर्टिकल 245 से लेके 255 के अंदर ना कुछ चीजें कही गई हैं, कुछ बातें कही गई हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, रिलेट टू लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स। मतलब कि 245 245 से लेकर 255 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ये मतलब 245 से लेके 255 तक, वो सारे के सारे बात किसकी करते हैं कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो लेजिस्लेटिव, जो एक ये कह लो कि कंट्री को चलाने के लिए कुछ रिलेशंस हैं, कुछ बातें हैं, वो रिलेशन डिफाइन करते हैं ये आर्टिकल्स। अब इन आर्टिकल्स में ना एक आर्टिकल आता है 246 246। इस 246 आर्टिकल में एक स्केड्यूल है, 7th स्केड्यूल। ठीक है। आर्टिकल है 245 से 255, इसके बीच में एक आर्टिकल है 246। 246 आर्टिकल का 7th स्केड्यूल है जो आपको तीनों लिस्ट के बारे में बताएगा। 3 लिस्ट होंगी यहाँ पर। 3 लिस्ट कौन कौन सी होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी देख लेंगे उसके बारे में भी। उससे पहले देखो, इनकम पे टैक्स का कानून बनाने के लिए सेंटर एंड स्टेट मिलकर लॉ बनाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जीएसटी के बाद में बात करें तो जीएसटी से पहले अमेंडमेंट किया गया था, 101 अमेंडमेंट था, सेंटर एंड स्टेट मिलकर एक्ट बनाएंगी। 246 ए में बात बोली गई थी। ये 246
था इसी 246 ए में एक बात बोली गई कि जीएसटी एक ऐसा एक्ट होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक्ट बनाएगी। लेकिन अगर बात करें पूरे इंडिया में किसी एक्ट को लाने की, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी मिलके नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप एक एक्ट बना लेती है। ठीक है, आओ अब बात करते हैं 246 की, आर्टिकल 246 की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने एक पावर डेलीगेट करी है, डेलीगेशन किया है, कहां किसका? 246 आर्टिकल में 7th शेड्यूल है, ये चर्चा करता है 3 लिस्ट की। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है आपकी स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, दोनों की दोनों गवर्नमेंट आएंगे। यूनियन लिस्ट में कौन सा है? पार्लियामेंट। टोटल 100 एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज हैं? 100 एंट्रीज हैं। एंट्री नंबर 82 पावर देती है गवर्नमेंट को, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा 246 आर्टिकल में 7th शेड्यूल है, लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। इसमें 100 एंट्रीज हैं। 100 एंट्रीज में से एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देती है कि आप इनकम टैक्स पे टैक्स जो मतलब इनकम पे आप टैक्स इंपोज कर सकते हैं, आप इनकम पे टैक्स इंपोज कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे आप कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। और आपको जानकारी होगी ये कंसेप्ट ना एग्जाम में पूछा था। एंट्री नंबर कौन सा एंट्री नंबर है जो इनकम पे टैक्स लगाने की पावर रखता है? तो एंट्री नंबर 82। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। तो एग्रीकल्चर इनकम पे ना कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे एंट्री नंबर 59 है, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 59 है। 59 के अंदर भी एक और एंट्री है, मतलब 46 है, हालांकि 59 एंट्रीज नहीं है, 59 ये लगा लो मुद्दे हैं, कुछ 59 मुद्दे हैं। और उस मुद्दे में जो एंट्री नंबर 46 है ना, वो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स इंपोज करने की पावर प्रोवाइड कराता है। अभी कंकरेंट लिस्ट में ना 52 एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ना एग्जाम में पूछ लेता है, मैंने बताया ये वाला पूछा हुआ है, 82 पूछी हुई है। यहाँ पे 59 एंट्रीज थी, जिसमें 46th एंट्री ये कहती है कि आप एग्रीकल्चर पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। कंकरेंट लिस्ट में 52 एंट्रीज हैं नॉन टैक्स रिलेटेड लॉज। जितने भी नॉन टैक्स मतलब कोई भी टैक्स बिना टैक्स के कोई भी लॉ बनाना है जिसपे कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होगा, उस तरह के लॉज अगर बनाने हैं तो वो लिस्ट 3 में सारी बातें करी गई हैं। उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों मिल के काम करेंगे, उस लिस्ट को कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इज इट क्लियर? जैसे कि ना यहाँ पे बात करें कोई एजुकेशन पे कोई लॉ बनाना है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाने के लिए दोनों के दोनों काम करेंगे, पार्लियामेंट भी काम करेगी, स्टेट भी काम करेगी। जैसे अभी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए, जैसे वो सारे मुगल वगैरह सब हटा दिए, है ना, तो वो काम किसने किया? वो स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किया। हालांकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट में मेनली जो है वो योगी सरकार का हाथ था, यूपी गवर्नमेंट का हाथ था, और साथ ही साथ मोदी सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था। ठीक है, हालांकि है तो दोनों एक ही, मगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर काम किया एजुकेशन पे एक लॉ बनाने के लिए, जो आएंगी लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 52 एंट्रीज हैं टोटल, और उसके अंदर ये सारी की सारी बातें कही गई। अब आइए एंट्री नंबर 82 अपन ने कर लिया। अब ना कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखना, यहां से भी क्वेश्चन बना था। इनकम टैक्स ना लॉ है, ध्यान देखना, एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है इनकम टैक्स रूल, एक है इनकम टैक्स लॉ। हमने पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ, हमने पढ़ना है सॉरी इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट पार्ट है इनकम टैक्स लॉ का। ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ जो है वो मेन है, उसके अंदर सारे पार्ट है। लॉ मेन है, उसके अंदर एक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो लॉ कैसे कैसे बनता है? लॉ 5 चीजों से मिलके बनता है। जो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, वो 5 चीजों का मिश्रण है। किस किस चीज का मिश्रण है वो देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट है 1961, एक तो है फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स हैं। इट इज क्लियर? 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अच्छा जी 1961 है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज और बता दूं। क्या हो रहा है? 1961 है, लेकिन जब मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 1962
टू को ये लागू किया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा था, ये सब है। अच्छा, इसमें सारे के सारे ना जो भी रेट्स वगैरह होते हैं, कोई भी रेट है कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, क्या रेट होगा, वो सारे रेट्स के बारे में जो भी चर्चाएं करी गई हैं वो करी गई हैं इसमें। इज इट क्लियर है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, आप ना हर साल देखेंगे कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, एक अटैची लेके आता है, वो अपना उसमें बजट पेश करता है ना। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ एक फाइनेंस बिल होता है, या कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ बजट की बात करते हैं। तो सर्वे होता है जो भी आपने प्रीवियस ईयर में कुछ कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपने जो जो किया वो सारा लिखा होगा सर्वे में। उसके बाद बजट में लिखा होगा कि आप आने वाले एक साल में क्या कुछ करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आप एक एक्ट लेके आ रहे हैं कि इस पूरे साल का एनुअल फाइनेंस एक्ट, कि आप पूरे साल में क्या कुछ करने वाले हैं, वो सारी की सारी बातें किसमें लिखी जाएंगी? एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखी जाएंगी। क्लियर है? होगा सेम, उसको चर्चा किया जाएगा, प्रॉपर वही सब कुछ चलेगा, क्योंकि देखो मैंने कहा एक्ट है, तो एक्ट कैसे, वही पहले बिल बनेगा, ड्राफ्ट होगा, देन फिर बिल बनेगा, उसको पास किया जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा में, वहां से पास हो गया वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट देंगे उस पर असेंट, और देन वो बन जाएगा एक्ट, और उसको 1 या 2 फरवरी को आगे क्या कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, ये पता होगा, ठीक है। फिर है इनकम टैक्स रूल 1962, ठीक है। अब यहां पे ना जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है ना, जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उनके रिगार्डिंग गवर्न करने का काम जो करता है वो करता है इनकम टैक्स रूल। इसमें रूल्स लिखे गए हैं 1962 के, कि 1962 जो बना था ये, इसमें सारे रूल्स किए गए हैं कि आप डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी की सारी किसमें आएंगी, इसमें आएंगी। तो गवर्न डे टू डे एक्टिविटीज, पावर डेलीगेट किया गया है किसको, सीबीडीटी को। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको पावर दी गई है कि आप प्रॉपरली गवर्न करने का काम करेंगे इन रूल्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या चीज कैसे हो, क्या चीज कैसे हो, प्रॉपर तरीके से आप गवर्न करेंगे कि इनकम मतलब देश में इनकम टैक्स के रिगार्डिंग चीजें कैसे कैसे चलनी चाहिए, या इनकम के रिगार्डिंग अगर टैक्स इंपोज कर रहे हैं तो उस पर कौन कौन से रूल्स लगने चाहिए। क्लियर है? अब आइए नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स पे। अब ना क्या होता है, कई बार ना कुछ एक्ट्स बना दिए, उन एक्ट्स में ना कोई चीजें क्लियर नहीं हो पाती, कोई बहुत पेचीदा चीज है, कोई बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन चीजों को ना सही, उन चीजों को थोड़ा सा निखारने के लिए, ढंग से समझाने के लिए कोई सर्कुलर्स होते हैं, कोई नोटिफिकेशन ना टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीजें निकलती जाती हैं वैसे वैसे ना सर्कुलर्स नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं कि ये चीज ना इस एक्ट में जो ये चीज लिखी गई है वो चीज, इसका मतलब एग्जैक्ट ये है, प्रॉपर तरीके से बता दिया। तो हमें नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स वगैरह भी कंटिन्यू देखने होते हैं। फिर लास्ट मतलब हालांकि जो ये सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन है ना, ये सीबीडीटी ही इशू करता है। कौन इशू करेगा? सीबीडीटी, ध्यान रखना, सीबीडीटी ही इशू करेगा इसे, ठीक है। और ये टैक्स ऑफिसर पे बाइंड होता है कि आपका जो टैक्स ऑफिसर है उस पे कौन कौन से रूल्स लगने हैं, या मतलब वो सारे प्रॉपर तरीके से देखेगा। फिर है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अब देखो कोर्ट्स कितने कितने हैं हमारे पास, 25 तो है हाई कोर्ट्स, ठीक है, और एक है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। तो इनके कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ अलग अलग केसेस चलते हैं, उन केसेस के कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो जब भी हम ना कुछ नए नए चीजें निकालते हैं, नए नए एक्ट्स रूल्स बनाते हैं, तो हमेशा हमें ना इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, उन डिसीजंस को भी हमने आने वाले सालों में इंप्लीमेंट करवाना है। इन डिसीजंस को भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो इन 5 कंसेप्ट्स को, इन 5 कंपोनेंट्स को मिला के बनता है इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स एक्ट आएगा 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट आएगा, इनकम टैक्स रूल 1962 आएगा, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आएगी, एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स आएंगे। और बता दूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है जी।